हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल माया थिंक टैंक में। दिस इज़ माय व्हेनेवर दिस इज़ माय बायोलॉजी's फर्स्ट लेक्चर ऑफ 11th class. Okay, in this lecture I want to teach you what is biology and what is it, which study involved in it. Okay, this is my first chapter. Biology first chapter is diversity in organisms. Okay, अभी हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ बायोलॉजी। देखिए, बायोलॉजी ये टर्म एक बायो मतलब क्या होता है, जीवित, और लॉजी मतलब स्टडी। बायोलॉजी मतलब जीवित लोगों की स्टडी, जीवित जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी स्टडी। ओके, उसकी डेफिनेशन क्या है? बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीवित जो भी ऑर्गेनिज्म से जो भी जीव है उनकी स्टडी करना, उसको कहा जाता है बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की एक ब्रांच है जो इन्वॉल्व करती है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ लाइफ साइंस। लाइफ साइंस क्यों कहा जाता है बायोलॉजी को? क्योंकि लाइफ, जिंदा वस्तुओं की स्टडी करने वाला साइंस मतलब क्या? बायोलॉजी। ओके, बायोलॉजी में अभी एक और टर्म इन्वॉल्व होती है, व्हाट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन में देखा व्हाट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स द ऑर्गेनिजम्स विच ग्रो, रिप्रोड्यूस, सेंस टू इन्वायरमेंट। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, उनको सेंस होता है अपने आजू बाजू का, उन्हें कहा जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, फीचर्स दिए हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू स्टे, सेंस एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू इट, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अभी ये सारे टर्म्स क्या हैं, इनका किस तरह से इन्वॉल्वमेंट होता है बायोलॉजी में, ये हम आगे देखते ही। ओके, ग्रोथ फर्स्ट दिया है, ग्रोथ इंक्रीज इन बॉडी मास फ्रॉम इनसाइड। ग्रोथ मतलब देखिए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी मास इनसाइड से इंक्रीज होता है, उसे कहा जाता है ग्रोथ। देखिए, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो होते हैं, लेकिन कैसे? उनके मतलब उनके किसी भी पार्ट पे एक्यूमुलेशन हो जाता है, किसी भी दूसरे पार्ट का। जैसे माउंटेन पकड़ लिया हमने, माउंटेन भी ग्रो होते। कैसे ग्रो होते? उनके सरफेस पे मिट्टी एक्यूमुलेट मतलब जमा हो जाती है, इसलिए वो ग्रो होते हैं। ओके, सो ग्रोथ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों कहा है, ये इनसाइड से ग्रो होते हैं, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म वो आउटसाइड से। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी, रिप्रोडक्शन। प्रॉपर्टी बोले, फीचर बोले, दोनों का मतलब एक ही है। ओके, रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस असेक्सुअली और सेक्सुअली एंड प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। ओके, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है फीचर। रिप्रोडक्शन, हर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है, चाहे असेक्सुअली हो या फिर सेक्सुअली, एंड प्रोड्यूस देयर ओन काइंड मतलब अपने जैसा दूसरा जीव तैयार करता है, उसे कहा जाता है रिप्रोडक्शन। ओके, अभी असेक्सुअली क्या होता है? असेक्सुअली मतलब जैसे बाइनरी फ्यूजन वगैरह, मतलब अपने शरीर से ही दूसरा जीव तैयार करना, फ्यूजन वगैरह से। और सेक्सुअली मतलब क्या? सेक्सुअली का मतलब है दो अलग अलग जीव अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स का यूज़ करके सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखिए, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, उनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं: मूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। ओके, ये मूल्स आपके लिए नया होगा, स्टेराइल वर्कर बी भी आपको कहीं न कहीं नया होगा, लेकिन इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स आपको तो पता ही होंगे। जिन ह्यूमन कपल्स को बच्चे नहीं होते उनको इनफर्टाइल कहा जाता है। और फिर जो हमारे इधर किन्नर वगैरह जो होते हैं, गेज, उन्हें भी
बच्चे नहीं होते, इसलिए उनको कहा जाता है इनफर्टाइल। ओके, अभी ये स्टेराइल वर्कर बीज क्या है? स्टेराइल वर्कर बीज मतलब देखिए, अभी बीज मतलब मधुमक्खी। मधुमक्खी के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है क्वीन, एक होती है क्वीन, दूसरी होती है स्टेराइल वर्कर बीज, और तीसरी होती है मेल बीज। ओके, क्वीन रिप्रोड्यूस करती है, मेल बीज भी रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन स्टेराइल वर्कर बीज जो होती है वो कभी रिप्रोड्यूस नहीं करती है। जो रिप्रोड्यूस नहीं करते उन्हें कहा जाता है स्टेराइल, जो रिप्रोड्यूस करते हैं उन्हें कहा जाता है इनफर्टाइल। ओके, सिर्फ फर्टाइल, इनफर्टाइल नहीं। इनफर्टाइल और स्टेराइल सेम है। ओके, और ये मूल्स जो टर्म है, मूल्स आपके लिए बिल्कुल नई टर्म होगी। मूल्स इज अ बेबी ऑफ मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। मतलब मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स का जब भी रिप्रोडक्शन होता है दोनों का, तो उनका जो बच्चा होता है उनको कहा जाता है मूल्स। ये भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट फीचर इज मेटाबॉलिज्म। ओके, देखिए हमारा जो शरीर है बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारी प्रकार की रिएक्शंस होती है। ऑल द रिएक्शंस ऑकरिंग इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर में बहुत सारी रिएक्शंस होती रहती है, मेटाबॉलिज्म उन्हें ही कहा जाता है। सारी रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होती हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फीचर इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अभी कोई भी मेटाबॉलिज्म, देखिए मेटाबॉलिज्म वगैरह कुछ भी जो हमारे सेल में होता है, सेल में कोई भी रिएक्शन वगैरह जो होती है उन्हें कहा जाता है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो सेल प्रोड्यूस करती है ना, कुछ भी एंजाइम्स प्रोटीन्स हो, जो भी मेटाबॉलिज्म को रिक्वायर होता है वो सेल प्रोड्यूस करती है। ओके, नेक्स्ट फीचर इज इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी की डेफिनेशन, एबिलिटी टू सेंस देयर एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू इट, आल्सो कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस। देखो, इरिटेबिलिटी मतलब क्या है? जब भी हम अपने इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं, हम हमेशा ही सेंस करते रहते हैं, लेकिन कोई अगर खास रिएक्शन वगैरह हो, खास कुछ हो, तो हम सेंस करते हैं। बारिश हो रही है हमें सेंस होता है, धूप पड़ रही है हमें सेंस होता है, हम उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर हमें ठंडी लगे हम रिस्पॉन्ड करते हैं, बारिश लगे रिस्पॉन्ड करते हैं, गर्मी लगे रिस्पॉन्ड करते हैं। इसी को हम और क्या कह सकते हैं? कॉन्शियसनेस। मतलब उसको सेंस करना, सेंस करके उसके ऊपर रिएक्ट करना, इसी को कहा जाता है कॉन्शियसनेस। ओके, दस लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इन्वॉल्विंग सेल्फ ओके, ये फिर हो गया। इधर होना चाहिए सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग। ओके, एन इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। मतलब देखिए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल्फ रिप्लिकेट होते हैं। क्यों? देखें, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल्फ रिप्लिकेट होते हैं। मतलब क्या करते हैं? वो अपने जैसा दूसरा सजीव तैयार करते हैं, उसे कहा जाता है सेल्फ रेप्लिकेट। इवॉल्व करते हैं, मतलब क्या करते हैं? उत्क्रांति होती है, वो पिछले बार का सबक लेके आगे इवॉल्व होते जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा 10वीं में कि ह्यूमंस जो है वो मंकी से इवॉल्व होके बने हैं। मतलब इवॉल्व मतलब क्या? उत्क्रांति हुई है, वो उन्होंने आजू बाजू का जो इन्वायरमेंट है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, यहाँ होना चाहिए था सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग, मतलब वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे दूसरी जनरेशन तैयार करते हैं। ओके, इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। मतलब जो भी एक्सटर्नल स्टिमुली मतलब क्या? जो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उसका चेंज हम सेंस करते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, वही होता है स्टिमुली। हमें रिस्पॉन्ड करने के लिए जो भी सेंस होता है उसे कहा जाता है स्टिमुली। ओके, देन नेक्स्ट इज अ सिस्टेमैटिक्स। देखिए, सिस्टेमैटिक्स इज अ न्यू टर्म। देखिए, सिस्टेमैटिक्स जैसे ही दूसरी टर्म है टैक्सोनॉमी। दोनों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन देखते व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम। साइंटिफिक स्टडी। देखें,
Systematics is a scientific study of similarities, differences, identification, nomenclature and classification among different kinds of organisms. मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ सिमिलरिटीज. देखिए इसमें क्या है, साइंटिफिक स्टडी, कोई भी हमें दो ऑर्गेनिज्म लेने हैं, हम ग्रुप भी ले सकते हैं या फिर दो ही ऑर्गेनिज्म ले सकते हैं, कितने भी. ओके, हाँ सोचिए हमने दो ऑर्गेनिज्म लिए, उसमें जो सिमिलरिटीज़ है, जो उनके बीच में डिफरेंस है, उनका नाम क्या है, उनका नॉमेनक्लेचर वगैरह, उनका आइडेंटिफिकेशन करना, उनका क्लासिफिकेशन करना, वो किस स्पेसिस में है, किस क्लास में है, किस किंगडम में है वगैरह, और उन्हीं ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना. ओके, लेकिन देखिए व्हाट इज टैक्सोनॉमी, उसमें क्या था, सिस्टमैटिक्स इज अ स्टडी. देखिए सिस्टमैटिक्स में देखा साइंटिफिक स्टडी, क्या साइंटिफिक स्टडी, लेकिन टैक्सोनॉमी में क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. दोनों सेम है लेकिन उसमें स्टडी दिया था, इसमें ब्रांच, मतलब वो डायरेक्टली स्टडी इन्वॉल्व करता है. और टैक्सोनॉमी क्या है, ब्रांच, जिसमें ब्रांच बोले तो बड़ी बात और स्टडी बात बोले तो छोटी. हम एक ही चीज़ पे रिसर्च करते हैं. टैक्सोनॉमी में छोटी चीज़ आएगी, मतलब एक स्पेसिस वगैरह आएगी क्या, नहीं. टैक्सोनॉमी में पूरी बायोलॉजी इन्वॉल्व होती है. ओके, टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, मतलब देखिए जो हमने देखा, जो सिस्टमैटिक्स है उसमें जो भी एनिमल्स खोजे गए हैं अभी तक, उनकी ही हमें स्टडी करनी है, उनकी सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, आइडेंटिफिकेशन हमें सर्च करना है, स्टडी करना है. लेकिन जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी में हमें नई स्पेसिस कलेक्ट करनी है, ढूंढना है, उनका आइडेंटिफाई करना है, उनका नॉमेनक्लेचर करना है, उनको डिस्क्रिप्ट करना है, उसका क्लासिफिकेशन करना है, प्लांट्स, एनिमल्स, ऐसे. ओके, समझा व्हाट इज टैक्सोनॉमी. सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी में यही एक डिफरेंस है. सिस्टमैटिक्स में हम खोजे गए स्पेसिस के ऊपर स्टडी करते हैं और टैक्सोनॉमी में हम खोजते हैं नई स्पेसिस, उन्हें कलेक्ट करते हैं. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट स्लाइड, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी. देखिए सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी दोनों कई तरह से एक ही है, लेकिन उनमें सिर्फ कुछ फर्क है. ओके, उनके ऑब्जेक्टिव क्या है. फर्स्ट इज to know various kinds of plants on earth with their names, affinities, geographical distribution, habit, characteristics and their economic importance. Okay, मतलब हमारी पृथ्वी पर, हमारी अर्थ पर जो भी प्लांट्स है, जो भी एनिमल्स है, उनके हमें नेम ढूंढने हैं, उनकी एफिनिटीज, हम वहाँ उनको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वो किस तरह से हमें यूज़फुल है, उनकी जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वो जोग्राफिकली कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, कहाँ कौन सा एनिमल मिलता है, कहाँ कौन सा, उनके हैबिटेट, मतलब वो कहाँ रहना पसंद करते हैं वगैरह, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं वगैरह, और उनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. देखिए अभी हमारा एग्जाम्पल तो छोड़िए, चाइना का एग्जाम्पल पकड़ते हैं. चाइना में कई तरह के एनिमल्स ईट किए जाते हैं, आपको पता है. तो ईट करने के लिए पहले उनका सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी पता होनी चाहिए ना. ओके, अगर सोचो कई तरह के एनिमल वो ईट करते हैं, अगर उसमें कोई विषैला एनिमल उन्होंने ईट कर लिया तो होगी ना फूड पॉइजनिंग वगैरह. इसीलिए उनको पहले से उस एनिमल के बारे में पता होना चाहिए. इसीलिए पता होने के लिए ही ये टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स इम्पॉर्टेंट है. ओके, सेकेंड टर्म, to have reference system for all organisms with which the scientist can work. देखिए हमें अगर बोलना है, देखिए रेफरेंस सिस्टम हमें ढूंढनी है. रेफरेंस सिस्टम मतलब क्या, सोचिए बहुत सारे एनिमल है, बहुत सारे, तो हम उन्हें ग्रुप में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एनिमल्स का ग्रुप. लेकिन साइंटिस्ट को अगर वर्क करना है और उनको अगर बोले हमने प्लांट, तो चलेगा क्या, नहीं. साइंटिस्ट को स्पेशली वही प्लांट चाहिए. अभी वो प्लांट कौन सा है ये बताने के लिए उसका रेफरेंस सिस्टम होना चाहिए ना. जैसे कि कोई हिबिस्कस प्लांट ले लीजिए, हिबिस्कस प्लांट का एग्जाम्पल ले लीजिए.
उनको अगर पता ही नहीं चलेगा हिबिस्कस इज अ प्लांट या फिर प्लांट की कोई प्रजाति जिसको हम हिबिस्कस बोलते हैं, तो वो कैसे वर्क करेगी उस पर। इसलिए उसकी रेफरेंस सिस्टम ढूंढने के लिए हमने सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी का यूज किया। ओके। थर्ड, to demonstrate the manifold diversities of organisms and their phylogenetic evolutionary relationship। देखें, जो भी डाइवर्सिटीज़ है ऑर्गेनिज्म की, जो भी ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटीज़ है और उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। देखो, फाइलोजेनिक का मतलब है इवोल्यूशनरी, मतलब उत्क्रांति होने वाला, मतलब वो समय और स्थान को देख के बदलते हैं। सोचिए, अगर हम ठंडी में रहने वाले लोग हैं और अचानक से हम राजस्थान चले जाए तो हमें कुछ ज़्यादा ही गर्मी नहीं लगने लगेगी, तो हमें उस माहौल के लिए इवॉल्व होना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, अपनी फाइलोजेनी बदलनी पड़ेगी। इसी वजह से हम स्टडी करते हैं सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी। ओके। फोर्थ इज टू अ सर्टन नॉमेनक्लेचर साइंटिफिक नेम फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म। देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने के लिए, साइंटिफिक नेम क्यों देते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहचानने के लिए साइंटिफिक नेम देते हैं। अभी देखिए, हम अगर सिर्फ प्लांट बोलेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कौन सा प्लांट। प्लांट की तो कई सारी स्पीसीज होती है ना, हमें सामने जो दिखाई देगा वही प्लांट। लेकिन अगर हमें उसका साइंटिफिक नेम, हमें उसका प्रॉपर नेम पता होगा। देखिए, हिबिस्कस का हमें अगर प्रॉपर नेम पता चल गया तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना। सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी हमें वही देता है, साइंटिफिक नेम फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। देखते हैं, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिस्टिंक्ट कैटेगरीज इन अकॉर्डेंस विथ पर्टिकुलर एंड वेल एस्टेब्लिश प्लान। अभी देखिए, इतनी बड़ी हमने डेफिनेशन जो पढ़ ली, लेकिन क्लासिफिकेशन क्या है ये हमें समझ में ऐसे नहीं आएगा। देखो, यह हमने एक एनिमल लिया, समझिए हिबिस्कस प्लांट लिया हमने। उस हिबिस्कस प्लांट का हमें स्टडी करना है। देखिए, उसका कलर अलग है, उसकी स्मेल कई तरह से थोड़ी अलग होगी, वो अलग जगह पर अलग भागों में अलग प्लेस पे अलग तरह के प्लांट्स उगते हैं, अलग कलर के प्लांट्स उगते हैं। ओके, तो आपको क्लासिफिकेशन करना है। उसका मतलब क्या करना है, वो किंगडम में, किस किंगडम में आता है। पहले तो ये प्लांट लिए है, इसलिए कौन सा किंगडम आएगा, किंगडम प्लांटी। उसकी स्पीसीज क्या है, उसकी जीनस क्या है, सब किंगडम, फाइलम वगैरह सब कुछ जो उसकी अरेंजमेंट करते हैं हम, उसे ही कहा जाता है क्लासिफिकेशन। जो इतनी बड़ी डेफिनेशन दी गई है ना, ये सिर्फ आपको बुक में ही है। आपको सिर्फ समझना है व्हाट इज क्लासिफिकेशन। इट इज अ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म सिंपली। ओके, अभी अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, लेकिन किस में, उसकी डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में। ओके, बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म। सिंपल है ना। अगर हमें कोई क्लासिफिकेशन करना है, अगर बहुत सारे प्लांट्स है, बहुत सारे एनिमल्स है, उनका हमें क्लासिफिकेशन करना है, तो उनकी हमें सिमिलरिटीज देखनी पड़ेगी, डिसिमिलरिटीज देखनी पड़ेगी, तभी तो हम उनका क्लासीफाई कर पाएंगे। ओके, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की क्या ज़रूरत है, व्हाट इज़ द नीड। देखिए, देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारी अर्थ है उस पर लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। हम ह्यूमंस में ही कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है हमारी अर्थ पर। ह्यूमंस है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, और बहुत सारे कीड़े वगैरह, कितनी पॉपुलेशन, कितनी लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नहीं। All these organisms show variation in their shape, size, structure, habit, nutrition, etc. देखें, हम ह्यूमंस और अगर कीड़े पकड़ ले, जाने तो कीड़े आपको बुरा लग सकता है, या फिर हम प्लांट्स पकड़ ले, ह्यूमंस और प्लांट्स, कितना फ़र्क है हमें, कितने वेरिएशन है हमें, हमारा शेप, हमारा साइज, स्ट्रक्चर, हैबिट, न्यूट्रिशन सब अलग अलग है। ओके, it is very difficult to remember the characteristics of all organisms without their proper arrangement। देखिए, हम अगर इन सब ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो उनको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स रिमेंबर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है।
इसलिए उनकी प्रॉपर अरेंजमेंट करनी पड़ती है। किंगडम प्लांटी या फिर किंगडम एनिमल्स, फाइलम, सब किंगडम वगैरह, जीनस, स्पीसीज, सब ऐसे जो प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं तभी हम एक पर्टिकुलर स्पीसीज की अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं, उसको स्टडी कर पाते हैं। ओके, द क्लासिफिकेशन हेल्प्स टू एक्सप्लेन यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये क्लासिफिकेशन हमें क्या सिखाता है? देखें, ये क्लासिफिकेशन हमें मदद करता है, हेल्प्स टू एक्सप्लेन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इट हेल्प, ये हमें मदद करता है हमें समझाने के लिए। क्या समझाना है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब विविधता में एकता, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का हमेशा का ही डायलॉग वगैरह कुछ बोल सकते हैं हम। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब विविधता में एकता। हम सारे मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, हम कितने सब लोग एक साथ होके रहते हैं। हमारे जो भी पेट्स वगैरह होते हैं वो हमारे साथ रहते हैं ना, इसी को बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ओके, इट गिव्स स्पेसिफिक एंड साइंटिफिक नेम टू द ऑर्गेनिजम्स विच आर एक्सेप्टली यूनिवर्सली। ओके, क्लासिफिकेशन हमें देखिए, क्लासिफिकेशन हमें क्या देता है? क्लासिफिकेशन गिव्स स्पेसिफिक एंड साइंटिफिक नेम्स। स्पेसिफिक एंड साइंटिफिक नेम, देखिए सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको स्पेसिफिक एंड साइंटिफिक नेम देता है, लेकिन कैसे देता है? जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ओके, एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, जो स्पेसिफिक एंड साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ऐसे हमें नेम देता है। ओके, इट रिवील्स द रिलेशनशिप अमंग वेरियस ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या क्या रिलेशन है वो सारे रिवील करता है, वो सारे हमको बताता है। ओके, ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। अगला लेक्चर हम कल लेंगे। ओके, ठीक है। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, हमारे लाइफ के 3 डोमेन्स। देखिए हमारी लाइफ 3 डोमेन्स में विभाजित है, डिवाइडेड है। फर्स्ट इज आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया। देखिए आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। आर्किया और बैक्टीरिया जो होते हैं दोनों कई हद तक सेम होते हैं। मतलब सेम मतलब क्या? दोनों में ही बैक्टीरिया इन्वॉल्व होती है, इसलिए कई हद तक सेम। देखिए इट इंक्लूड्स प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। वन किंगडम इज आर्कियोबैक्टीरिया मतलब एशियंट बैक्टीरिया, एंड यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया। ओके, देखिए आर्किया एंड बैक्टीरिया बहुत स्मॉल होते हैं, स्मॉल, एकदम स्मॉल। उसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। देखिए अभी आर्किया बैक्टीरिया मतलब दोनों ही बैक्टीरिया ही होते हैं, दोनों बैक्टीरिया के ही प्रकार होते हैं, उसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या? जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, वेल डेवलप नहीं होता है, सिंगल सेल होती है, ऐसे ही समझ लीजिए, सिंगल सेल, उसका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है, इसीलिए उसका स्ट्रक्चर भी वेल डेवलप नहीं होगा। कोई भी स्ट्रक्चर अमीबा जैसे होता है, लेकिन वो अमीबा इसमें नहीं आएगा। ओके, इसमें सारे बैक्टीरियाज आते हैं। ओके, वन किंगडम इच आर्कियोबैक्टीरिया मतलब एशियंट बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया। आर्किया जो होते हैं, आर्किया और बैक्टीरिया दोनों के अलग अलग किंगडम्स दिए गए हैं। आर्किया का क्या है? आर्किया बैक्टीरिया मतलब एशियंट बैक्टीरिया, आर्किया एशियंट बैक्टीरिया है। ओके, और बैक्टीरिया का क्या किंगडम है? यू बैक्टीरिया, वो है ट्रू बैक्टीरिया जो अभी भी है। ओके, एंड यूकार्या। देखिए हम किस में आते हैं? हम ह्यूमंस जो है वो है यूकैरिया। 3 मेन जो डोमेन है उसका जो 3rd डोमेन है यूकार्या, इसमें हम इन्वॉल्व होते हैं, वो भी किंगडम एनिमेलिया में। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू नो। ओके, यूकार्या इंक्लूड यूकैरियोट्स मतलब उसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, सही तरह से बना होता है। ओके, उसमें 4 किंगडम्स हैं। कौन से? प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इसकी स्टडी हम डिटेल में अगले लेक्चर में करेंगे।
तब तक स्टे ट्यून विथ मी माया थिंक टैंक। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और आपको कुछ मेरी गलतियाँ नज़र आती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि अगले लेक्चर में मैं उन्हें सुधार पाऊँ। थैंक्स फॉर गिविंग मी टाइम।